हाँ जी, कॉस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में मैंने सबसे पहले किसका डेफिनेशन लिखा है? कॉस्ट का, मतलब मीनिंग, जैसे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन सबसे पहले क्लियर क्या किया? मीनिंग ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट में क्या क्या लिखा है? अच्छा, जैसे मैंने आज टॉपिक लिखा रखे हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये सब आगे के नोट्स में। अभी पहले सिंपल कॉस्ट का मतलब समझते हैं। कॉस्ट का मतलब होता है आपका अमाउंट ऑफ रिसोर्स गिवन अप इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब आपने किसी से गुड्स लिए या आपने किसी से सर्विस ली, उसके बदले जो आपका एक्सपेंडिचर हो, वो सिंपल भाषा में बोले तो खर्चा है, और खर्चा है मतलब बोले तो कॉस्ट। अब मैंने जब ये चैप्टर स्टार्ट करा तो सबसे पहले दो पार्ट में से मैंने डिवाइड करा कॉस्ट को, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। हाँ, नीचे मैंने कॉस्ट को अलग अलग तरीके से भी डिफाइन किया, वेरिएबिलिटी के हिसाब से, ठीक है, वेरिएबिलिटी के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, मैंने बहुत सारा मैं इसको आगे करा है। लेकिन मैं पहले आपको दो कॉस्ट बताता हूँ, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, क्योंकि पेपर में इसके क्वेश्चन आने का चांस रहता है। ये इकोनॉमिक्स में भी, कहाँ पे भी है? इकोनॉमिक्स में भी। यानी इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट, तो वो भी इस कॉस्ट को कवर करता है, जो ये दो मैं बताने वाला हूँ, और आगे की भी थोड़ा सा। जैसे सबसे पहले बच्चों का सवाल होता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, तो मैंने यहाँ पे साफ लिख दिया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिससे एक्चुअल में आपका फंड्स का फ्लो होता है, यानी कैश आपका जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पे करनी है, आपने रेंट पे करना है, आपने मटेरियल का खर्चा पे करना है, तो ये सारा आपको कहीं ना कहीं पैसों में देना है, और ये नहीं कि दे दिए, हाँ उधार हो गया नहीं दे पाए, पर देना तो है। फंड्स का फ्लो तो इसमें होना है कहीं ना कहीं। ये कौन सी कॉस्ट है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है बिजनेस की। लेकिन अब देखिए इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है उसकी बात करते हैं। जो अकाउंटिंग हम करते हैं ना, अकाउंटिंग नॉर्मल हमारी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे, इससे पहले हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम पढ़ते हैं वो सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को लेते हैं। यानी अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आए कि अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी है, अकाउंटिंग कॉस्ट, आपका आंसर क्या होगा? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। याद रहेगा सबको कि अगर पेपर में सवाल आता है कि अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी है, तो वो सिर्फ आपको लिखना है एक्सप्लिसिट कॉस्ट करके, उसको छोड़ना है, अकाउंटिंग कॉस्ट। लेकिन बच्चों कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो डिसीजन मेकिंग में काम आती है, जो डिसीजन मेकिंग में काम आती है। जैसे आज अगर मैं अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा हूं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे बैंक में मिल रहा था बिना रिस्क लिए, उतना ब्याज तो मुझे मेरा बिजनेस दे दे, इतना पैसा तो मुझे कमा के दे दे। यानी मैं एक मिनिमम प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि यार इतना प्रॉफिट तो मुझे कम से कम इस बिजनेस में डटे रहने के लिए चाहिए। क्योंकि अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आ रहा था और मैं कहीं बाहर जा रहा था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना होगा, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव। अगर मैं कहीं और काम कर रहा था, वहां से भी मुझे कुछ पैसा मिल रहा था, तो वो पैसा छोड़ के इधर आ गया मैं बिजनेस करने, तो मुझे वो तो चाहिए ही ना। क्या वो मेरी जेब से जाएगा, या वो मेरी सोच में रहेगा कि इतना मुझे चाहिए, और मेरे बिजनेस को इतना तो मुझे कमा के देना ही देना है? क्यों देवराज जी? इसका मतलब वो मेरी कौन सी कॉस्ट है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो मुझे चाहिए चाहिए। बिजनेस को सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए ध्यान रखना है कि क्या इतना प्रॉफिट हम कमा रहे हैं कम से कम या नहीं, बस। उस कॉस्ट को पहले से बिजनेस अपने दिमाग में रखता है, क्योंकि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बिजनेस एंटिटी के हिसाब से भी तो ओनर को इतना तो मुझे देना ही देना है, इतना प्रॉफिट तो उसको निकालना ही पड़ेगा मिनिमम मिनिमम, पर एक्चुअल में वो थोड़ी आएगा, एक्चुअल में वो नहीं आएगा, एक्चुअल में वो नहीं देना, पर उतना मिनिमम कमाना है, ये सोच है। पर इस कॉस्ट को दिमाग में पहले से रखना है, ये सोच अकाउंटिंग नहीं रख सकता ना। अकाउंटिंग में तो जेब से पैसे जाना, उधार होना, वो सब चलता है। ऐसी चीजें तो डिसीजन मेकिंग के लिए काम आती है सर, ये इकोनॉमिक्स में काम आता है, सिर्फ डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। यानी आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, यहाँ काम आ सकता है। तो ये जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है, ये सिर्फ आपके डिसीजन मेकिंग में काम आता है, अकाउंटिंग में से नहीं लेते, लेकिन किस में लेते हैं? इकोनॉमिक्स में। और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों मिला दो तो इकोनॉमिक कॉस्ट बन जाएगा। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट दोनों मिला दो तो, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो भाई एक्सप्लिसिट भी देखेगा, इकोनॉमिक्स तो एक्सप्लिसिट भी देखेगा, वहां तो जो जेब से जा रहा है वो भी चलेगा, और जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमें चीजें देखनी है वो भी चलेगा। लेकिन अकाउंटिंग में सिर्फ एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का दूसरा नाम अकाउंटिंग कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम आप कई बार अपॉर्चुनिटी अकाउंटिंग कॉस्ट कॉस्ट। बोलते हैं, कई बार नोशनल कॉस्ट बोलते हैं, कई बार क्या बोलते हैं? नोशनल कॉस्ट। नोशनल मतलब होता है जिसका पैसा जेब से एक्चुअल में जा नहीं रहा, सोच में रह गया, इनपुट भी जो इसी को बोलेंगे सर? हाँ जी, इनपुट कॉस्ट भी इसी को बोलेंगे, हाँ इम्प्लिसिट कई कॉस्ट। लोग इसे इम्प्यूटेड भी बोलते हैं, इम्प्यूटेड, इम्प्लिसिट को इम्प्यूटेड कॉस्ट भी कई लोग बोलते हैं। अब देखो जो इम्प्लिसिट कॉस्ट है ना, उसके कुछ एग्जांपल लिखे हैं। जैसे ओनर की सैलरी, ओनर की सैलरी बिजनेस का कौन सा खर्चा है?
इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि उसे उतना उसे कमा के देना ही है, वो कहीं से सेक्रीफाइस करके आया हो सकता है, और वो अगर उतना नहीं दोगे, अपना टाइम दे रहा हो, तो वो काम नहीं करेगा। अगर कैपिटल का इंटरेस्ट की बात करें तो इतना वो फिर से डिजर्व करता है कि उतना उसे चाहिए, क्योंकि उतना वो गंवा के आ रखा है। अगर बैंक में वो पैसा इसको लगा देता बिना बिजनेस में लगाए तो इतना उसको मिलता, तो उसे एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो फॉरगॉन करके आया, छोड़ के आ रखा है, तो उसे वो चाहिए। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर लिखा है मैंने यहाँ पे, प्रोप्राइटर, और सैलरी ऑफ द प्रोप्राइटर जो है अगर वो दे रहे हैं, तो फिर वो हम कौन से कॉस्ट को कवर कर रहे हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। जो प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर को सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स। एज पर इनकम टैक्स एक्ट आप प्रोप्राइटर को सैलरी नहीं दे सकते, और आप प्रोप्राइटर को कैपिटल भी नहीं दे सकते प्रोप्राइटर, क्योंकि वो प्रोप्राइटर का प्रॉफिट ही सारा उसी का है, उसमें से उसका क्या इंटरेस्ट और क्या सैलरी हो, तो प्रॉफिट ही उसका, आगे उस पर टैक्स दे सीधे। उसपे से क्या अपनी सैलरी का खर्चा लेस करना और अपना क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा लेस करना, सीधे जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स दो। तो प्रोप्राइटर का जो प्रॉफिट है वो क्या है? सारा उसी का है, तो उसकी सैलरी इंटरेस्ट देना अलाउड नहीं है एज पर इनकम टैक्स। इसलिए कह रहा हूँ इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसलिए कह रहा हूँ इम्प्लिसिट कॉस्ट है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में पार्टनर को सैलरी देते हैं, अलाउड है। पार्टनरशिप में पार्टनर को इंटरेस्ट कैपिटल देते हैं, अलाउड है। वहां पे ये इम्प्लिसिट कॉस्ट में नहीं आना चाहिए मेरा ओपिनियन। वहां ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि देना ही देना, कहीं ना कहीं फंड्स का फ्लो होगा और पार्टनर को सैलरी देनी, और वो डीड में लिखा होता है। बट प्रोप्राइटर वर्ड लिखा है, प्रोप्राइटर की सैलरी, प्रोप्राइटर को इंटरेस्ट, क्या मतलब बनता है जब सारा प्रॉफिट उसका है? राजेश जी बताइए, नींद आ रही है? मस्त, गिरना मत आप। उसके बाद अगला यहाँ पे लिखा है कॉस्ट बाय वेरिएबिलिटी। कॉस्ट किसके हिसाब से बांटी गई? वेरिएबिलिटी। एक है फिक्स्ड, एक है वेरिएबल, और एक है सेमी वेरिएबल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक है फिक्स, एक है वेरिएबल, और एक है सेमी वेरिएबल। जो फिक्स कॉस्ट होती है, जो फिक्स कॉस्ट होती है बाहर, हाँ आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। जो फिक्स कॉस्ट होती है वो ये बोलती है कि भाई आपका आउटपुट कितना भी हो, आपका आउटपुट कितना भी हो, ये खर्चा सेम रहे। ये सुना होगा सब बच्चों ने कि कितनी भी सेल हो, कितना बिजनेस चले ना चले, ये खर्चे होते ही होते हैं। जैसे आज अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हो और आप उसका शटर डाउन कर दो, तो रेंट देना पड़ सकता है। एक बंदा कोई आपके साथ परमानेंट स्टाफ रहता है, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, कुछ नहीं है, आपका बिजनेस जीरो रन कर रहा है, लेकिन उसके वो परमानेंट स्टाफ का खर्चा तो उठाना पड़ेगा आपको। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट जो होती है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट। आपकी सेल हो रही नहीं हो रही, क्या हो रहा है, वो होता ही होता है। अरे आ रहे हैं क्या, या मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ? ये सर आ रहा है। जी सर, आ रहा है सर। बच्चों, हाँ एक बार बताऊं मैं आपको, ये एमसीक्यू में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कौन सा नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कौन सा नहीं है? अब देखो इसमें क्या है, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। चौथा लिख देंगे एक्सप्लिसिट। चौथा क्या लिख देंगे? एक्सप्लिसिट। तो आप क्या बोलोगे? ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी कौन सा नहीं है? एक्सप्लिसिट नहीं है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जब मैंने आपको नोट्स भेजे, जब मैंने आपको Accounting पढ़ाया, तो भाइयों और बहनों, मैंने तो आपको एक्सप्लिसिट तो वेरिएबिलिटी के चार्ट में नहीं लिख के दिया कभी। आपने वहां जाके क्यों उसको कंफ्यूज हुए? सीधे आंसर है एक्सप्लिसिट, क्योंकि वेरिएबिलिटी में 3 लिखे हैं, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? आउटपुट जितना बढ़ेगा उतना ये कॉस्ट बढ़ेगी, और आउटपुट जितना घटेगा उतनी ये कॉस्ट ठीक है, पर यूनिट सेम रहेगी। घटेगी। हाँ, ये बातें मैं बाद में बताऊंगा कि पर यूनिट क्या होता है, टोटलिटी में क्या होता है, मैंने थोड़ा इनको बता रखा है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस अभी इतना बताना कि वेरिएबल कॉस्ट जो होती है चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट, चेंजेस विद द लेवल ऑफ लेवल आउटपुट। ऑफ लेवल ऑफ आउटपुट। एग्जाम्पल में ऊपर लिखा हुआ है, जैसे आप मटेरियल खरीदते हो तो मटेरियल फालतू में तो खरीदोगे, बिजनेस चल नहीं रहा, ट्रक के ट्रक मटेरियल रोज मंगा रहे हो, कहाँ इकट्ठा करोगे उसको? छत पे। इसका मतलब वो तभी मंगाओ जब बिजनेस में काम हो रहा है। ये जो लेबर की कॉस्ट है, जो मजदूर होता है, वो मजदूर को ऐसे ही रख लोगे क्या? दिहाड़ी मजदूर को काम करेगा तभी तो रखोगे, उसको क्यों रखना? साथ में परमानेंट स्टाफ को रखा है, वो तो फिक्स में आ गया। अब लेबर को क्यों रखना है? जो जो वो अनस्किल्ड वर्कर्स को थोड़ी हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे, उनको तो वेरिएबल मानो ना, काम होगा तो ही उनको खर्चा करोगे ना। अरे हाँ, ना। सेमी वेरिएबल क्या होता है? सेमी वेरिएबल के बारे में जरा जानने की बड़ी मैं आपको कोशिश यहाँ पे करवा रहा हूँ। सेमी वेरिएबल का तो न्यूमेरिकल इतना खतरनाक है ना, आगे ध्यान रखना, आगे कराऊंगा। बहुत टेढ़ा न्यूमेरिकल है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट निकालना बहुत टफ है। कैसे? सेमी वेरिएबल में वेरिएबल अलग निकालना पड़ता है और फिक्स अलग निकालना पड़ता है, उसका फॉर्मूला है। किसी बच्चे को पता है क्या सेमी वेरिएबल में वेरिएबल निकालने का फॉर्मूला? कोई आइडिया? सेमी वेरिएबल में से वेरिएबल निकालने का फॉर्मूला, जैसे मैं आपको एक एग्जैक्ट क्वेश्चन दूंगा, आउटपुट दूंगा, कॉस्ट दूंगा, आउटपुट दूंगा, कॉस्ट दूंगा, मैं बोलूंगा इस कॉस्ट में से फिक्स निकालो और वेरिएबल अलग निकालो, क्योंकि वो नेचर सेमी वेरिएबल है। हाँ जी, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। हाँ, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। जो मैं आपको दो कॉस्ट दूंगा ना, उन दोनों का डिफरेंस और यूनिट्स का डिफरेंस ले लेना, डिवाइड कर लेना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगी। कैसे कैसे आती है वो बात की बात है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया भाई कि पता था कि नहीं पता था जिसको भी, पर मैं अब थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ, प्रैक्टिकल बाद में देख लेंगे।
सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है जो एक हद तक फिक्स रहती है, इवन अगर आउटपुट नहीं, ठीक है, लेकिन आउटपुट चेंज होने पे कई बार वो चेंज भी होती है। इसके बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी है। अगर आप पूरी तरीके से बिजनेस बंद कर देते हो, बिजली का बिल, बिजली मीटर लगा हुआ है तो थोड़ा बहुत बिल आता रहता है, फिर मिनिमम चार्जेस बोलते हैं, मिनिमम चार्जेस वो फिक्स हो गया। लेकिन जब वो टेलीफोन बिजली सर। यूज होगी, जब बिजली यूज होगी तो हो जाता है बिल। तो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट एक और होती है वैसे, वो आपके कोर्स में मैं वो लेडर कॉस्ट होती है, स्टेप लेडर कॉस्ट, मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा, वो सीए में है, अलग से है, छोड़ दो छोड़ो। तो मुझे बताओ वेरिएबिलिटी के हिसाब से 3 कॉस्ट जल्दी जल्दी बच्चों। फिक्स वेरिएबल और वेरिएबल और सेमी सेमी फिक्स वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। सर टेलीफोन भी सर ये होती हाँ है हाँ, सर सेमी टेलीफोन भी वेरिएबल। सही बोल रहा हूँ, टेलीफोन भी यहाँ पे मिनिमम चार्जेस अगर उसके आ रहे हैं कहीं ना कहीं तो उसका एक फिक्स एलिमेंट होगा और फिर उसका एक वेरिएबल एलिमेंट होगा। ऐसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी होता है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस नहीं भी चलता तो एसेट में थोड़ा बहुत रिपेयर कराते हैं, तो फिक्स हो जाता है कभी। और फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में क्या होता है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस चलता रहता है, मेंटेनेंस भी वो और मांगती चीज। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अगर पेपर में आ गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स। सेमी वेरिएबल क्योंकि रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अब देखो इतने तो समझदारी हमें भी दिखानी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि कहाँ लिखना चाहिए। उसके बाद आता है बाय नेचर। अभी तक क्या था? बाय बाय वेरिएबिलिटी था, फिक्स, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। अब आता है बाय नेचर। बाय नेचर बच्चों ध्यान से देखेंगे। बाय नेचर एक होता है मटेरियल, एक होता है मटेरियल, एक होता है लेबर, और एक होता है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स नहीं बोलूंगा मैं, वैसे मैं ओवरहेड नहीं बोलूंगा, अदर एक्सपेंसेस। ओवरहेड्स नहीं बोलूंगा। ओवरहेड्स मैं क्यों नहीं बोलूंगा बताता हूं, मैंने ओवरहेड नीचे लिखा। तो अगर नेचर के हिसाब से बोलोगे तो क्या क्या बोलोगे, फिर से बोलोगे पेपर में एक बार। नेचर के हिसाब से आया तो मटेरियल, लेबर, अदर मटेरियल, एक्सपेंसेस। लेबर और अदर एक्सपेंसेस। एक बात बताऊं, अगर पेपर में क्वेश्चन आया कि इनमें से नेचर से कौन सा नहीं है, इनमें से नेचर से कौन नहीं है और ऑप्शन में वेरिएबल लिखा है, तो उसे चूज करना, क्योंकि वो नेचर के हिसाब से नहीं, वो वेरिएबिलिटी के हिसाब से था। अरे है ना? तो आपको नेचर के हिसाब से अगर पूछा कि नेचर के हिसाब से कौन सा नहीं है तो वेरिएबल आएगा ना वहाँ पे तो, और एक्सप्लिसिट आएगा, इम्प्लिसिट आएगा, इनमें से थोड़ी आएगा कुछ। चलो अब मुझे बताओ नेचर के हिसाब से फिर से मटेरियल, लेबर एंड अदर एक्सपेंस। मैं आपको एक बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूँ, हम कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस सेक्टर में भी यूज होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग सर्विस सेक्टर में भी यूज होती है, ठीक है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का मैक्सिमम यूज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न करती है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मैक्सिमम यूज कौन करती है? मैन्युफैक्चर। फैक्ट्री जहाँ पे सामान बनाया जाता है, जहाँ पे सामान बनाया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है, वहाँ बनाया पे जाता है। ज्यादा यूज होती है। मैं नहीं कह रहा वहीं यूज होती है, ज्यादा यूज उसका तो वहीं है। इवन अगर आप कंपनीज एक्ट पढ़ा हो सेक्शन 148, तो कॉस्ट ऑडिट का है, इसका है कॉस्ट Cost ऑडिट। audit. ऑडिट होने की लिमिट्स होती है, वो तो आपको नेट पे देखनी पड़ेगी, सारी 148 आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो जल्दी जल्दी कराना है, मेरी क्लास हो रखी है उसकी पूरी। तो मुझे एक बात बताइए, कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट? Cost accountant. अगर कॉस्ट Cost अकाउंटेंट करेगा, अरे accountant. किसका माइक है भाई? कॉस्ट अकाउंटेंट करेगा तो कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट ऑडिट की पावर ही है उसके पास, बस एक ही ऑडिट की पावर है कॉस्ट अकाउंटेंट के पास। वो सुना होगा आपने, सीएम में करते हैं लोग, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स भी करते हैं, सीए करते हैं, सीएस करते हैं, सीएम में करते हैं, तो सीएम में वाले हैं। तो इनका ऑडिट सीएम में को ज्यादा आता है, इसका सीए का हाथ इसमें ज्यादा अच्छा नहीं, बट फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अरे बात समझ। अब मुझे बात बताओ, मटेरियल हमने सबसे, मतलब मैं बोल रहा हूँ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में सबसे पहले तो मटेरियल लेके आओगे ना भाई। मटेरियल 2 प्रकार के होते हैं, जी सर। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब मैं आपसे बोलूंगा डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल बताओ, तो सिंपल सा लॉजिक है, पेन बना रहा हूं तो उसका प्लास्टिक, भाई पेन बना रहा हूं उसका प्लास्टिक डायरेक्ट। अरे हद हो गई यार, ये पेन बनाया किसी का फैक्ट्री में, तो इसका प्लास्टिक दिख रहा है नहीं दिख रहा है भाई? यस सर। ये इनडायरेक्ट कहां से हो गया? डायरेक्टली दिख रहा है, डायरेक्टली ट्रेसिएबल है, डायरेक्टली ट्रेसिएबल है, दिख रहा है, उसे हम ट्रेस कर पा रहे हैं सीधे सीधे। इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल दो, इससे रिलेटेड, इनडायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल दो इससे रिलेटेड। स्याही। इंक वगैरह। अरे बाप रे बाप, ये कौन है भाई? शाही और ये और वो और फलाना फलाना ढिमका। शाही कहाँ से हो गई, रिफिल कहाँ से हो गई? पेन से रिलेटेड ही मान रहा हूँ मैं भाई, ऐसा कुछ नहीं हो, भी प्लास्टिक उसके अंदर लगा है, छोड़ो। रिफिल के बिना पेन ही नहीं चलेगा। अब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, ध्यान से सुनना। इनडायरेक्ट मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, फैक्ट्री में अलग, ऑफिस में अलग और सेल डिपार्टमेंट में अलग। क्या बोला मैंने? फैक्ट्री में अलग, ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव बोलते होंगे आप उसे,
फैक्ट्री ओवरहेड सुना है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड्स, तो इन तीनों में डिवाइड Yes, करा हुआ sir. मटेरियल को। यहाँ पे तीनों में इनडायरेक्ट मटेरियल, यहाँ पे तीनों में क्या है, इनडायरेक्ट मटेरियल। जैसे फैक्ट्री में Indirect कंज्यूमेबल, material. फैक्ट्री में कंज्यूमेबल्स बोल रहा हूँ, Consumable. वीडियो जब कोई कल देखेगा तो लिख लेगा, कंज्यूमेबल्स फैक्ट्री में बोल रहा हूँ, जैसे O2 गैस, CO2 गैस यूज होती है, वो मटेरियल है Oils इनडायरेक्ट, वगैरह. ठीक है, स्पेयर्स वगैरह कुछ भी, पार्ट्स वगैरह छोटे मोटे। दूसरा नट बोल्ट वगैरह कुछ भी, पेंट वेंट कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑफिस में जितनी भी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम होती है, वो डायरी है, पेन रखे हुए हैं, अरे फैक्ट्री तो पता नहीं क्या काम कर रही है भाई, लेकिन आपने अपने ऑफिस में रखे हुए डायरी वगैरह, अपने पेन वगैरह रखे हैं, ऑफिस में पेंसिल रखी हुई है, वो भी तो मटेरियल है, पर वो डायरेक्ट थोड़ी है। वो कौन सा है? Indirect. Indirect telephone वगैरह. Indirect, sir. समझ में आ रहा है या मीटिंग एंड कर दूं मैं? समझ आ रहा है. नहीं है, नहीं है, आ रहा है सर, आ रहा है। आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया। अब मुझे एक बात बताओ, इनडायरेक्ट मटेरियल मैंने आपको बताया, कौन सा रह गया? सेलिंग का रह गया। सेलिंग का बताना जरा कोई। हाँ जी पीयूष भाई, बस 10 मिनट। सैलरी एंड वेजेस सर। Secondary packing. ओ बाप रे बाप, ये कौन था? Secondary packing है नहीं सर. नहीं नहीं, ये कौन था? सैलरी एंड वेजेस। नहीं सर, आपने Secondary क्या बोला packing, सर? सैलरी मटेरियल होता है, Advertisement, सैलरी तो sales लेबर के and बदले मिलती है, commission. काम करने के बदले मिलती है सैलरी तो यार। सैलरी सर सॉरी सामान सर, कब से हाँ हो गया? मटेरियल बोला आपने। ये हो गया आपका जो गत्ते वत्ते पैकिंग का सामान। अरे देखो सर पैकिंग भी दो तरह की advertisement होती है, हो गया, पैकिंग भी sales दो and तरह की होती है, commission. प्राइमरी और सेकेंडरी। Primary और जो secondary. प्राइमरी पैकिंग होती है ना, हाँ जी, Primary जो प्राइमरी primary पैकिंग, factory में होता है सर. जो प्राइमरी पैकिंग होती है वो फैक्ट्री के अंदर आएगी, और जो सेकेंडरी पैकिंग होती है वो आपके सेलिंग ओवरहेड्स में जाएगी, Selling and distribution. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। हम्म। हाँ रैपर उसका नहीं, चॉकलेट का जो आपने पैकिंग का जो भी मतलब प्राइमरी पैकिंग वाली जो है वो आपकी फैक्ट्री के अंदर आएगा। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? फैक्ट्री के अंदर ओवरहेड्स बोल देते हैं, तो ओवरहेड्स में सारा डायरेक्ट नहीं आता, ओवरहेड सिर्फ इनडायरेक्ट, ओवरहेड्स वाला सिर्फ इनडायरेक्ट होता है। तो जो प्राइमरी पैकिंग होती है वैसे वो डायरेक्ट मटेरियल हमें बोलते हैं, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। और वर्ड क्या आ गया? ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स हमेशा इनडायरेक्ट होता है, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, Indirect. इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जोड़ूंगा तो ओवरहेड्स बनेगा, यानी ओवरहेड सिर्फ इनडायरेक्ट को मिला के बनता है। नहीं वो ठीक, जैसे ये बोल रहे हैं कि चॉकलेट बनी है, तो चॉकलेट जिस मटेरियल से बनी है वो तो डायरेक्ट हो गया, फिर जो चॉकलेट का जो रैपर होता है वो किस में आएगा? अब चॉकलेट का रैपर ये तो बेसिक सी चीज है कि प्राइमरी पैकिंग है, Yes sir. तो सर इनडायरेक्ट में आएगा सर। वही वो आपकी सेकेंडरी पैकिंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जो नॉर्मल रैपर है वही कह रहे हैं प्राइमरी पैकिंग आएगा, लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि प्राइमरी पैकिंग हम तो देख पा रहे हैं, लेकिन अगर पेपर में प्राइमरी पैकिंग आया क्वेश्चन, तो प्राइमरी पैकिंग किस में लिखा हुआ है किताबों में? Factory overhead. उसमें वो डायरेक्ट मटेरियल नहीं देगा आपको, प्राइमरी पैकिंग। देखो डायरेक्ट मटेरियल में वो देगा आपको, डायरेक्ट मटेरियल में आपको कौन सा वाला मटेरियल देगा बताओ? कोई मटेरियल है जो डायरेक्ट मटेरियल है, वो तो सीधे सीधे ट्रेस हो पा रहा है, वही बोल रहे हो आप। पर जहां पे बात पैकिंग की आ रही है, जैसे अब ये पेन बना तो इसका प्लास्टिक तो डायरेक्ट हो गया, लेकिन पैकिंग होगी ना अलग से इसकी, वो पैकिंग प्राइमरी पैकिंग होगी। और प्राइमरी पैकिंग कहाँ पे लिखा हुआ होता है सिद्धार्थ नेगी जी किताबों में? Factory में. वो लिखा हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड में, सीए की बुक में। अब आप उसे ट्रेस तो कर रहे हो, आप सही कह रहे हो, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, जिस चीज को आप बना रहे हो, जो सामान आप बना रहे हो, जिस सामान से आप उस चीज को बना रहे हो, वो तो डायरेक्ट बोल रहे हैं। और जहां बात उसको पैक करने की आ गई, तो पैकिंग उन्होंने ओवरहेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्योंकि पैकिंग क्या हो गया? पैकिंग क्या होगा? बनने के बाद, तो बनाने से रिलेटेड तक जो मटेरियल रहा वो तो डायरेक्ट में डाल दिया, उसके बाद का जो पैकिंग चेकिंग का आया प्राइमरी सेकेंडरी वो सब उन्होंने ओवरहेड्स में डाल दिया, अदर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट में। ट्रेस तो कर पा रहे हो, वो तो बात वो भी होगी, पिज्जा खाने गए, पिज्जा खा रहे हैं तो पिज्जा तो दिख रहा है, तो पिज्जा तो डायरेक्ट मटेरियल मान रहा है आदमी, फिर उसे उसमें डिब्बा डाला, डिब्बा डाल के कर ले गए, तो वो डिब्बे को भी बाद में बोलेगा डायरेक्ट है, उन्होंने उसको थोड़ा सा आगे इलैबोरेट कर दिया, उन्होंने बोला नहीं इसको ओवरहेड्स में, इसमें हमारा सेपरेट एक्सपेंस, मेन कमोडिटी नहीं है, ये मेन कमोडिटी नहीं है, मेन कमोडिटी उसके अंदर है, उसको जिस सामान से वो बना वो उन्होंने उसमें डाल दिया डायरेक्ट मटेरियल। ऐसे बाकी आपको किताबों में देखना पड़ेगा आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, बाकी आप सर्च तो करोगे। दूसरा यहाँ पे मटेरियल में डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। लेबर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है? जो दिहाड़ी मजदूर होता है, जो मेन मजदूर होता है, जो सामान बना रहा होता है फैक्ट्री में, वो डायरेक्ट लेबर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो मेन मजदूर फैक्ट्री में काम कर रहा है वो फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएगा, वो डायरेक्ट लेबर है, काम वो फैक्ट्री में कर रहा है।
फैक्ट्री ओवरहेड में नहीं आएगा क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। ओवरहेड मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट। हमेशा जब भी आप ओवरहेड्स बोलोगे, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, ओवरहेड नाम ही इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट तो वही नहीं। तो मजदूर जो काम कर रहा है वो फैक्ट्री में कर रहा है, लेकिन किस में आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब डायरेक्ट लेबर सॉर्ट। लेकिन जो अकाउंटेंट है ऑफिस में काम कर रहा है, जो सेल डिपार्टमेंट का सेल्समैन है, जो फैक्ट्री का सुपरवाइजर है, ये सब उन्होंने इनडायरेक्ट में डाल दिया। मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेबर दो प्रकार के हैं, एक तो बिल्कुल ही अनस्किल्ड हो गया लेबर, मजदूर, वो आपका डायरेक्ट लेबर है, और एक जो आपका सुपरवाइजर, सेल्समैन और अकाउंटेंट। सुपरवाइजर, सेल्समैन, अकाउंटेंट, डायरेक्टर भी, इवन डायरेक्टर भी, ये सब बच्चों आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट। संतोषी जी समझ में आ रहा है? सुनील सैनी जी समझ आ रहा है? आ रहा है सर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर। अच्छा, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। और अब देखो अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस मतलब होता है जो ना मटेरियल है और ना लेबर है। लेबर उसके है। अलावा जितने खर्चे हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गई, ये हो गया आपका, और क्या होता है इसमें, रेंट का खर्चा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, दुनिया भर के खर्चे बचे हुए होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, इतने देखे होंगे आपने। भाई मटेरियल लेबर को छोड़ दो ना, बाकी सारे क्या है? अदर एक्सपेंस। लेकिन अदर में भी दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। बच्चों मान लो ट्रक आ रहा है, ट्रक आ रहा है तो फ्रेट देंगे उसका भाड़ा, वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। यस सर। अब कई बच्चे मेरे को बोलेंगे खर्चों के अंदर का बताओ, तो उसकी मेरी अलग से नोट्स है। मतलब अगर मैं आज उसी में चला गया तो फिर आप बोलोगे एक तो कोर्स नहीं हो रहा, ऊपर से आपको पता भी नहीं वो आगे भी है, तो आप मेरा डबल कर रहे हो ना। अब आज कोर्स के लिए बदनाम कर दोगे डिटेल में जाने पे डबराल जी, और अभी आप सोच रहे हो यार ये चीजें नहीं हो रही, वो आगे आएंगे, ठीक है। मतलब इसके अंदर का पूरा डिटेल में, यानी मैंने पूरी कॉस्ट शीट बना रखी है। कॉस्ट शीट का मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड पूरे समझा रखे हैं, सेलिंग ओवरहेड पूरे समझा रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ अलग से बाइफरकेट करके, और डायरेक्ट अलग से पूरा समझा रहे हैं। तो वहां बहस हो सकती है, अभी नहीं हो सकती, अभी तो ऊपर पड़ से है बच्चों, अब नहीं आ रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने क्या बताया, फ्रेट इनवर्ड वगैरह हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, और बाकी मैं वहां बताऊंगा कॉस्ट शीट के साथ। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट नहीं होता, डेप्रिसिएशन तो फैक्ट्री में लगेगा, आपका सेलिंग में लगेगा, आपका ऑफिस में लगेगा, मशीन का फैक्ट्री में लगेगा ना, ओवरहेड है ना वो तो इनडायरेक्ट। अरे 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 अरे, डेप्रिसिएशन हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन हमेशा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सर। इनडायरेक्ट। भाई डेप्रिसिएशन कभी भी आप कॉस्ट शीट देखोगे ना, खर्चे देखोगे कभी भी, तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कभी डेप्रिसिएशन नहीं लिखेंगे। वो हमेशा, ये मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग की कॉस्ट शीट बनाओगे, तो जो होता है ना प्राइम कॉस्ट तक का होता है, प्राइम कॉस्ट तक डेप्रिसिएशन कभी नहीं आता, बेसिक कॉस्ट तक, डायरेक्ट कॉस्ट तक, प्राइम कॉस्ट नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट का सारा टोटल। वो प्राइम कॉस्ट के बाद जोड़ते हैं डेप्रिसिएशन वगैरह, फैक्ट्री का अलग जोड़ते हैं, जो फैक्ट्री में मशीन होती है, जो ऑफिस में मशीन होती है उसका ऑफिस में डेप्रिसिएशन, और जो सेल्स डिपार्टमेंट में होती है उसका अलग जोड़ते हैं। और वो सारा वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि ओवरहेड्स में आ रहा है ना। जब कोई चीज ओवरहेड्स में आए तो वो क्या है? इनडायरेक्ट है। आप देखो मैंने क्या करा है, मैंने मटेरियल का इनडायरेक्ट लिया, मैंने लेबर का इनडायरेक्ट लिया, और मैंने अदर एक्सपेंस का इनडायरेक्ट लिया, जोड़ के ओवरहेड। अच्छा, कई 12th में गलत पढ़ते हैं, ओवरहेड मतलब फिक्स खर्च। बाप रे बाप, उन्हें मैं पता नहीं, मैं तो बड़े कंफ्यूजन हो गया। कितनों को आपने ऐसा सुना था कि ओवरहेड यानी फिक्स खर्च? ऐसा तो सुना नहीं किसी ने, लेकिन बच्चों ओवरहेड्स का मतलब ऐसा कईयों ने सुना होता है, लेकिन होता क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड्स मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर मटेरियल बोल रहे हो ना, तो कई बच्चे होते हैं मटेरियल तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। अरे भाई मटेरियल के भी दो टुकड़े होते हैं, कोई डायरेक्ट मटेरियल, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल। जो इनडायरेक्ट मटेरियल वाला टुकड़ा है वो ओवरहेड में नहीं है समझ, और जो लेबर में इनडायरेक्ट लेबर वाला टुकड़ा है वो ओवरहेड में चला जाएगा, और अदर एक्सपेंस का जो इनडायरेक्ट वाला टुकड़ा है वो ओवरहेड में चला जाएगा। यानी आपको क्लियर ये करना है कि मटेरियल डायरेक्ट कौन सा होता है, लेबर डायरेक्ट कौन सा होता है, और अदर एक्सपेंस डायरेक्ट कौन से होते हैं। बाकी सब ओवरहेड्स है, कुछ फैक्ट्री के, कुछ सेलिंग के, कुछ एडमिन, ऐसा। बाकी बात क्लियर बाद में करेंगे, ये नेचर से था। डायरेक्ट मटेरियल का एग्जांपल है विक्रांत तिवाड़ी। मुझे लग रहा है जब मेरा जाने का टाइम आ गया तो वो आ रहे हैं, विक्रांत तिवाड़ी भयंकर हैं। कुछ होते हैं जो चिढ़ाने भी तो आएंगे साथ में। देखो डायरेक्ट मटेरियल कौन सा है? प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो प्लेट्स बनाने के लिए, प्लास्टिक आप यूज कर रहे हो प्लेट्स बनाने के लिए। डायरेक्ट लेबर क्या है बच्चों? अनस्किल्ड लेबर, मजदूर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है। और भाड़ा जो दे रहे हो ट्रक का, आने का या जाने का? आने का या जाने का? भाई सिर्फ परचेज से रिलेटेड खर्चे ही आपके, परचेज से रिलेटेड खर्चे आपके डायरेक्ट होते हैं। सेल के जितने खर्चे होते हैं फ्रेट व्रेट के भी, वो इनडायरेक्ट होते हैं। अरे कुछ आ रहा है क्या समझ में? यस सर। देखो इनडायरेक्ट मटेरियल देखो, प्रिंटिंग एंड ये सॉरी पैकिंग मटेरियल सेल डिपार्टमेंट में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में, सब क्या है?
इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट लेबर क्या है? सुपरवाइजर है फैक्ट्री में, सुपरवाइजर है फैक्ट्री में, अकाउंटेंट है ऑफिस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर मैंने बड़े प्यार से आपको इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस के एग्जांपल देके प्लस करा बाहर ओवरहेड्स हो, क्योंकि सिर्फ इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं? ओवरहेड्स। और डायरेक्ट डायरेक्ट ऐड करूंगा तो डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, इसे प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेकिन डिटेल में बाद में बताऊंगा। आगे क्या समझ में? यस सर। एक तो RMX 1921 की वीडियो ऑन नहीं है, एक आपका विपिन सिंह जी की वीडियो ऑन नहीं है, एक 8637 लास्ट में 19 है उनकी वीडियो ऑन नहीं, विपिन सिंह जी की वीडियो ऑन नहीं है। पर ये कल परसों की बात तो नहीं हो पाएगा ऐसा। फिर मैसेज बताओ क्या करेंगे? वीडियो भेज दो, वीडियो भेज दो, हमारा तो ये, हमारा वो, ये वो नेटवर्क प्रॉब्लम सबका फिर यही रहेगा। इससे अच्छा वीडियो नहीं मिलेगी जिनकी वीडियो ऑन रही। ठीक है, ये मैंने अपने खुद के जो पुराने बच्चे हैं वो जो ज्वाइन नहीं कर रहे, उन्हें भी नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा इसमें से। अब ओवरहेड्स को मैंने क्या करा? 3 पार्ट में डिवाइड करा। ओवरहेड्स को मैंने क्या करा? 3 पार्ट में डिवाइड करा। कौन कौन से? एक तो फैक्ट्री, फैक्ट्री का दूसरा नाम, फैक्ट्री का दूसरा नाम, बस 5-6 मिनट रह गए यार, उठ जाओ। वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, मैन्युफैक्चर कॉस्ट। अच्छा अभी देखो, एक्स्ट्रा नॉलेज मत दो यहाँ पे, वर्क कॉस्ट। अभी मैंने सैनी जी ना, मैंने अभी कॉस्ट शीट पढ़ाई ना कुछ, अब आपको वर्क कॉस्ट भी बोलना है, तो अभी थोड़ा सा अपना अपना ज्ञान जो है ना वो अंदर ही समा के रख लो। जो मैं बोल रहा हूँ उतना ही सुन लो ना अभी के लिए प्लीज। जो फैक्ट्री ओवरहेड और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है उसमें मैंने एग्जांपल लिखे हैं। फैक्ट्री में मशीन होती है, उसका डेप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं? भाई आप फैक्ट्री इमेजिन करो और फैक्ट्री के अंदर की चीजें इमेजिन करो, आपको खर्चे अपने आप समझ में आ जाएंगे। फैक्ट्री का बिजली का बिल अलग से आ रहा है, फैक्ट्री का पानी का बिल अलग से आ रहा है मान लो, ठीक है। फैक्ट्री के रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा, फैक्ट्री की सैलरी सुपरवाइजर। अच्छा कई बार क्या होता है, बिजली का कॉमन मीटर लगा होता है, बिजली का कॉमन मीटर लगा होता है, वहीं से ऑफिस चल रहा है, वहीं से फैक्ट्री चल रही है, वहीं से सेल डिपार्टमेंट चल रहा है मान लो। तो फिर हमारे पास रेशियोज होती हैं, आपने सुना होगा कुछ रेशियोज में बांटा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी किलोवाट आवर में बांट दी जाती है, रेंट फ्लोर एरिया के हिसाब से बांट दिया जाता है। फ्लोर एरिया। थोड़ा सा समझो बातों को तो समझ में आ रही होगी कि हाँ यार ये ऐसे रटोगे कब तक। अब दूसरी चीज, ऑफिस के खर्चे देखो, ऑफिस में अकाउंटेंट होता है उसकी सैलरी, ऑफिस में फर्नीचर होगा कि नहीं? फर्नीचर वहां तो लगाओगे नहीं फैक्ट्री में, वहां तो भाई साहब ऐसी तैसी हो जाएगी फर्नीचर में, वहां क्लाइंट को बिठाओगे, आपको कस्टमर आएगा। उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस में होता है, वहां का खर्चा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है? सेल्समैन वगैरह सारे सेल डिपार्टमेंट के। गोडाउन जो होता है जहाँ से सामान जाता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है जहाँ से सामान, वो सारे जो भी शोरूम हो गया, गोडाउन हो गया, जहाँ पे भी ऐसा कुछ आए तो ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी सर। यस सर। जी सर। झेल हो रही होगी ना? नहीं सर। ये जो जिन्होंने बोला कि नहीं हो रही है उन्हीं का पेपर निकल रहा है बस, दो ने बोला बस, कुशाल मेहरा और एक सिद्धार्थ ने करी, ये वो 2 बच्चे हैं जो कल से ये गायब हो जाएंगे। ये आज तो बोलेंगे आज झेल नहीं हो रही है और 2 दिन गायब। तो भाई ये भी याद रखना, वीडियो तो उन्हें ही मिलेगी जो रेगुलर रहेंगे, ठीक है, अदरवाइज तो वीडियो मिलेगी नहीं। अच्छा अब क्या होता है, आप कभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग अलग चीज है, कॉस्टिंग अलग चीज। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग चीज है और कॉस्टिंग अलग चीज है। और मजे की बात है पेपर में वो डेफिनेशन देंगे और नीचे कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्टिंग दोनों ऑप्शन में डाल देंगे, और अब सोच लो फिर कॉस्टिंग क्या और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या। यस तो सर। इसके लिए मैंने यहाँ लिख दिया। सिंपल बात करूं, अभी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा था, समराइजेशन पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, वो अकाउंटिंग है। यस सर। तो कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ भी नहीं है, वहां सारे के सारे आपने पीरियोडिकल स्टेटमेंट बनाए, आपने अपना पूरा प्रॉफिट कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, कॉस्टिंग का सारा हिसाब किताब का प्रॉफिट लॉस निकाल लिया ना आपने डोराल जी, तो क्या है वो कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि कॉस्ट को पता लगाने की टेक्निक्स एंड प्रोसेस, कॉस्ट को पता लगाने की टेक्निक्स एंड प्रोसेस, जो मैं आपको अभी बताता हूँ, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग मेरा टॉपिक है अगला, टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग अगले से अगला मेरे को टॉपिक में आएगा, तो मैं वहां बताऊंगा आपको। लेकिन टेक्निक और प्रोसेस दोनों को दिमाग में फीड कर लो, और टेक्निक और प्रोसेस जिस भी डेफिनेशन में लिखी हो, कॉस्टिंग को टिक करना, कॉस्ट अकाउंटिंग को टिक करके मत आ जाना। ये दुआ है आपका, दुआ नहीं सॉरी रिक्वेस्ट है आपसे, दुआ तो आपको चाहिए इस समय। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला क्या है, अगला 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 अगला, अब यार ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, कॉस्ट अकाउंटेंसी है ये शायद, है ना? यस हाँ सर। जी ये दिख रहा है सर, कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी देखो, कॉस्टिंग सॉरी कॉस्ट अकाउंटिंग आया पहले, फिर कॉस्टिंग आया, लेकिन अब क्या है, कॉस्ट अकाउंटेंसी। इस बार जो पेपर टफ आया था, उस टफ पेपर में ऐसी चीजें भी पूछी थी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट यूनिट, तो इनके ऊपर भी क्लैरिटी रहनी चाहिए। अब क्या होता है, आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉस्ट यूनिट वगैरह नहीं पढ़ते क्योंकि कोर्स में तो है, अब आपने तो उसे इग्नोर कर दिया सबने, तो कोशिश ये करो कि उसे इग्नोर ना करके थोड़ा सा उसको उसका ज्ञान लो।
जैसे अब कॉस्ट अकाउंटेंसी को थोड़ा अलग समझो। कॉस्ट अकाउंटेंसी ये कह रहा है कि आपने जब कॉस्टिंग, अभी कॉस्टिंग पढ़ा यानी टेक्निक और प्रोसेस, और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, तो जो एप्लीकेशन आपने कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की करी है, मतलब जब आपने उस समय कोई प्रिंसिपल यूज करे, जो भी, जैसे आप डेप्रिसिएशन लगाते हो स्ट्रेट लाइन मेथड से लगाते हो, कभी WDV से लगाते हो, ऐसे करते हो कि नहीं? यानी हर चीज की क्या होती है, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज होती है, सुना होगा आपने, कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये सब चीजें, यानी सारे सिद्धांतों को, सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके तब हम अकाउंटिंग करते हैं ना। Yes, तो ये बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल है, वो जो मेथड है और वो जो टेक्निक है, उनकी एप्लीकेशन, उनको इस तरीके से आपने अप्लाई किया टू द प्रैक्टिस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, जिससे आप कॉस्ट में क्या रखोगे, नियंत्रण। यानी आप देखो, आज आपने पूरी टीम बना ली, आपने बोला ये डिपार्टमेंट आपका, ये डिपार्टमेंट आपका, ये डिपार्टमेंट आपका, ये परचेज ये करेगा, ऐसा ऐसा ये करेगा, इतने टाइम में परचेज हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे उसने बोला था 10 रुपए का खरीदना है और मैं खरीद रहा हूँ 15 रुपए में, तो मैंने कितने रुपए का नुकसान करा दिया फैक्ट्री में? 5 रुपए का नुकसान करा दिया। यानी मेनली जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है या कॉस्टिंग होती है, वो उन प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, मतलब सॉरी, प्रिंसिपल और मेथड्स पे आधारित है, जिसके अकॉर्डिंग हमें लास्ट में कंट्रोल भी चाहिए कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दें। यानी अगर इस डेफिनेशन को आप ध्यान से देखो, तो ये डिसीजन मेकिंग के काम यही आ रही है बस, क्योंकि ये करके क्या दे रही है, ये आपको कॉस्ट कंट्रोल की प्रैक्टिस भी फॉलो करवा रही है, प्रॉफिटेबिलिटी को भी असर्टेन करवा रही है अच्छे से। तो भैया आपने तो टीम बनाई होगी ना पूरी, और आप तो उसकी ऐसी तैसी कर दोगे जिसने ऊपर नीचे चीजें कर दी। भाई जो मटेरियल का जो हिसाब किताब कर रहा था, प्रोडक्शन मैनेजर था, इंजीनियर था, वो था, सबको आपने ऐसी तैसी कर देनी है। तो आपने कॉस्ट अकाउंटेंसी की डेफिनेशन फिर से देखी है, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसका तो ये लाइन अलग कर दो, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखो मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ यहाँ पे इतना, क्योंकि अगर पेपर में ये लाइन आ गई एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में टिक मत कर देना। और मैं बहुत टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने पढ़ा भी बहुत रखा है, हद से ज्यादा ही पढ़ रखा है कुछ, मतलब, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादा पढ़ना भी अच्छी बात नहीं है, वैसे कभी कभी एडवर्स इफेक्ट आ जाता है दिमाग पे। लेकिन मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि पेपर में ना ये चीज माइन्यूट सी चीजें होती हैं, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, बच्चे नहीं जाते हैं इसमें कभी। और आज कई बच्चे बड़े मजे ले रहे होंगे, एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग हो तो कॉस्ट अकाउंटेंसी, पर अभी पता नहीं किसी ने कहाँ से वीडियो देखी होगी, किसी ने पता नहीं कौन सी किताब उठाई होगी, उन्होंने कॉस्ट अकाउंटेंसी, कॉस्टिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी ध्यान नहीं दिया होगा। क्योंकि मैं भी ऐसा नहीं करता था ना, जब मैं पढ़ता था, तो मैं फील कर पा रहा हूँ आपको कि ये चीजें हम ऊपर ऊपर से कर देते हैं कि बोरिंग है यार, इतना सारा कोर्स है, हर चीज में कहाँ आदमी जाता है। अब मैं तो बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ फोकस करो इन 3 चीजों पे, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। जहां पे एप्लीकेशन आ जाए ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसा लिखा आ जाए, कॉस्ट अकाउंटेंसी आंसर। कॉस्ट अकाउंटेंसी, जहां टेक्निक्स एंड प्रोसेस लिखा आ जाए, मेथड्स, कॉस्टिंग। कॉस्टिंग, और जहां प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा आ जाए, जब मतलब वो कॉस्ट अकाउंटिंग के स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट लॉस निकाला आप यहाँ पे, समरी में, दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। पोस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 मिनट बचे मीटिंग के लिए, ठीक है, 2 मिनट बचे मीटिंग के लिए मैं अब देखो मेरा अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या कोर्स में है कि नहीं? क्या कोर्स में है कि नहीं? ऑब्जेक्टिव्स भी सॉरी कोर्स में होना चाहिए। अब वो अलग से ऐसे नहीं लिखा होगा कोर्स में ऑब्जेक्टिव, वो नेचर स्कोप जब बोलते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स, यार हद हो गई, कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स है और ऑब्जेक्टिव किसी को पता नहीं, वो कह रहे मत पढ़ा है नहीं। अच्छा, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, बिना ऑब्जेक्टिव के पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स देख रहे हैं बस। देखो पेपर निकालने के लिए बैठे हैं सारे, पेपर उन्हीं का निकलेगा भाई जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पहले तो, और टॉपिक क्लियर होंगे, ऐसे हवा में नहीं यार, एमसीक्यू करके नहीं होगा, ठीक है। खुशहाल, मेरा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का? डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, कॉस्ट असर्टेनमेंट। अच्छा बच्चों, ये मीटिंग एंड होने वाली है 1.5 मिनट में, ये मीटिंग एंड होने वाली है। अपने अपने जो भी मतलब टेलीग्राम में जब आप डाउनलोड कर लोगे, अपने अपने नंबर से मुझे मैसेज कर देना, मैं वीडियो भिजवा दूंगा आज की धूम, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव समझ लो। और ये मेरी शिफ्ट में जब मैंने पेपर दिया था, जो मेरी शिफ्ट थी, उसमें इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ रखा था। मैं अपनी आंसर शीट भी आपको दिखा सकता हूँ, उसमें था कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन। क्या था? कॉस्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मैं आपको दिखा सकता हूँ उसको। देखो बच्चों, यहाँ पे सीधी सीधी बात है, पहला ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का है कॉस्ट को पता लगा, कॉस्ट को। अब भाई हमने इतनी तरह की कॉस्ट पढ़ी, मटेरियल, लेबर, ये करके वो बांट के वो निकाल लेंगे, असर्टेनमेंट वो कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन वो किस चीज की कॉस्ट निकालेंगे? कॉस्ट ऑब्जेक्ट की। क्या बोला मैंने? कॉस्ट निकलेगी किस चीज की? कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट की निकलेगी।
ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एरो बना के नीचे लिखी है, एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। हर वो चीज जिसके लिए एक सेपरेट वैल्यू चाहिए होती है, हर वो मैनेजमेंट चीज जिसके लिए एक सेपरेट वैल्यूएशन की जाएगी, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता। ये रहे आपके कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये रट लो। प्रोडक्ट, अगर आप बोले प्रोडक्ट, वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। यानी आपने कार बनाई, बुक बनाई, उसी का तो प्राइस निकालोगे। तो किसका निकाला? प्रोडक्ट का निकाला। प्रोडक्ट का निकाला, प्रोडक्ट क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आपने किसी सर्विस का प्राइस निकाला कि एयरलाइन ने सर्विस दी, फ्लाइट इतने रुपए की गई, फ्लाइट इतने रुपए की आई, राजेश जी, तो फ्लाइट का प्राइस तो निकालोगे। कौन सा ऑब्जेक्ट है? यस सर, कॉस्ट कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ, मतलब सर्विस क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हाँ सही है। प्रोजेक्ट, जैसे मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट चल रहा है या रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें खर्चा तो होगा, सरकार भी खर्चा निकालेगी, पैसे देगी भाई, जो ठेकेदार होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसका भी क्या है? प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, प्रोजेक्ट के हिसाब से पैसा दिया जाएगा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट सेपरेट निकाली जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतने रुपए का, इस पे इतना खर्चा आने वाला, तो उसको क्या करेंगे? सेपरेटली आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि उसे सेपरेटली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो प्रोजेक्ट अपने आप में ऑब्जेक्ट है। प्रोजेक्ट अपने आप में, यानी प्रोडक्ट भी अपने आप में ऑब्जेक्ट है,